Hello students and welcome back to Pure Active Education. This is Neha Kausar and we are going to continue with our discussion on previous year's question paper. So let's see what we have today for our question. You can follow us on Telegram even. So our first question is, which of the following pair are correctly matched? Here the spacecraft name is given and the purpose of the spacecraft is given and we have to find it out कि which one is right and which one is wrong. यहाँ पे है कसीनी हाइजेंस. पर्पस इसका क्या है? ऑर्बिटिंग द वीनस एंड ट्रांसमिटिंग डेटा टू द अर्थ. दूसरा है मैसेंजर, मैपिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग द मर्क्यूरी. तीसरा है वॉयेजर 1 and 2, एक्सप्लोरिंग द आउटर सोलर सिस्टम. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे कौन सा सही है या कौन सा गलत है. ठीक है, सो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कसीनी का. ये जो है इसमें दिया हुआ है कि ऑर्बिटिंग द वीनस एंड ट्रांसमिटिंग डेटा टू द अर्थ. जो कसीनी एजेंस है ये एक नासा का भेजा हुआ प्रोब था. नासा का भेजा हुआ प्रोजेक्ट है जिसमें जो कसीनी है वो ऑर्बिटर है और हाइजेंस जो है वो प्रोब है. और ये जो है ये कहाँ भेजा गया था? ये भेजा गया था आपके सैटर्न में भेजा गया था. तो सैटर्न में 2004 में भेजा. दिस कसीनी हाइजेंस एंटर्ड एंड आफ्टर दैट उसका जो सैटर्न का जो बिगेस्ट मून है जिसको हम टाइटन के नाम से जानते हैं, तो उस टाइटन में इट एंटर्ड इन द टाइटन देयर. सो उसको मून को स्टडी करने के लिए दिस हेजन वाज देयर. अब दूसरा है मैसेंजर. अब ये मैसेंजर जो है, मैसेंजर का क्या दिया हुआ है? मैपिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग द मर्क्यूरी. अब क्या मैसेंजर इस चीज़ के लिए था? पहले हम नहीं देखते कि ये किस एजेंसी ने भेजा. तो ये भी नासा ने ही भेजा है मैसेंजर को. इनका भी नासा का ही है ये प्रोजेक्ट. सो मिशन जो है, तो इसमें क्या करने के लिए भेजा था? ये मर्क्यूरी में ही भेजा. राइट, दिस इज़ राइट, मर्क्यूरी में ही भेजा है. क्यों भेजा था मर्क्यूरी में? ताकि उसका जो जियोलॉजी है और जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है उस चीज़ को स्टडी कर सके. दैट इज़ वाई इट वॉज सेंट ओवर देयर. सो ये जो मैसेंजर है इसको 2011 और 2015 के बीच में ये गया था वहाँ पे उसे केमिकल कॉम्पोजिशन और बाकी सारी चीज़ें उसको स्टडी करने के लिए. तो ये तो करेक्ट हो गया. अब वॉयेजर 1 and 2, ये जो वॉयेजर 1 and 2 है इसका प्राइमरी मिशन ये भी जो है ये भी नासा का ही था. इसका प्राइमरी मिशन था कि जो आउटर सोलर सिस्टम है उसको एक्सप्लोर करेगा. इनिशियली जो था वो हमने रखा था जो हमारा बिगेस्ट प्लैनेट है जुपिटर और सैटर्न. जुपिटर और सैटर्न आपको पता है ये आउटर प्लैनेट्स में आते हैं और ये बिगेस्ट प्लैनेट्स में आते हैं. तो इनको स्टडी करने के लिए पहले भेजा था. फिर जो वॉयेजर 2 जब भेजा तो वॉयेजर 2 वॉज फॉर इट इज़ ये फिर बाद में नेपच्यून और यूरेनस तक गया. और जो ये नेपच्यून और यूरेनस तक गया था तो दिस वॉज अभी तक का वॉयेजर 2 जो है ओनली रहा है, ओनली मिशन है जो ये गया है नेपच्यून और यूरेनस तक पहुंचा है, आउटर सोलर सिस्टम तक पहुंचा है. तो ये भी सही हो गया. तो हमारा आंसर जो है 2 और 3 होना चाहिए. तो हम ऑप्शन में देखते हैं ये आंसर का है. ये आंसर है यहाँ पे बी में. तो बी यहाँ से हमारा सही जवाब हो गया. ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. जो अग्नि 4 मिसाइल था उसके अकॉर्डिंग क्या था? अब अग्नि 4 मिसाइल के अकॉर्डिंग इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं. इट इज़ अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल. इट इज़ फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली. इट कैन डिलीवर 1 ton न्यूक्लियर वॉरहेड्स अबाउट 7500 किलोमीटर अवे. तो अब ये क्या है? 3 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं. हमें देखना है कि इसमें से सही कौन कौन सा है अग्नि 4 मिसाइल के बारे में और कौन सा गलत है. तो अग्नि 4 मिसाइल उस जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब वो इनिशियली अपना 7th या 8th टेस्टिंग में था. तो इसलिए इसका क्वेश्चन पूछा गया था. ये सरफेस, ये जो है ये तुम्हारा सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही है. तो ये सही है.
उसके बाद में ये जो बोल रहे हैं यहाँ पे कि लिक्विड प्रोपेलेंट जो है यूज़ करते हैं इसके फ्यूल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये याद रखना होता है कि कितने स्टेजेस का इंजन है, स्टेजेस जो है फ्यूल के क्या कितने स्टेजेस है, और उसमें कितने सॉलिड कितने लिक्विड फ्यूल जो है वो यूज़ हो रहा है। यहाँ पे बोला है लिक्विड प्रोपेलेंट, बट ये लिक्विड नहीं है, यहाँ पे 2 स्टेज सॉलिड है। ये 2 स्टेज सॉलिड है, यूज़ किया है इसमें अग्निफायर 4 मिसाइल में। और इसमें बोल रहा है कि 1 टन न्यूक्लियर वॉर एट अबाउट 7500 किलोमीटर। तो ये जो 7500 किलोमीटर है, ये 75 नहीं, ये 4000 किलोमीटर है। तो हमें क्या पता लगा कि 2 भी गलत है और 3 भी गलत है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सो आवर आंसर विल बी ए ओनली, 1 ओनली। ये हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। सो हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग डिजीजेस। अब डिजीज यहाँ पे 3 दिए गए हैं, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। क्या पूछा है, विच ऑफ द अबव डिजीजेज हैव बीन इरेडिकेटेड इन इंडिया। अब इसमें से कौन सा इरेडिकेट कर दिया गया है इंडिया में। तो देखो, ये जो स्मॉल पॉक्स है, हमें एक तो चीज़ पता है यूनिवर्सली कि जो पोलियो है, पोलियो को यूनिवर्सली इरेडिकेट कर दिया गया है, राइट। उसके अलावा जो इरेडिकेट हुआ था वो हुआ था हमारा स्मॉल पॉक्स डिजीज़ इरेडिकेट हो चुका है, हम लोग इंडिया से सक्सेसफुली कर चुके हैं। एक तो ये डिजीज़ इरेडिकेट हो चुकी है, अभी डिप्थीरिया और चिकन पॉक्स से ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है। तो इधर से हमारा आंसर राइट क्या हो जा रहा है, 3 ओनली। एक और जो है थोड़ा इन्फॉर्मेशन और मैं बताती हूँ, इरेडिकेशन की बात आई है तो पोलियो और स्मॉल पॉक्स तो इरेडिकेट हुआ ही है, साथ में उसके आफ्टर 2014 हमने जो है एक और डिजीज़ को इरेडिकेट कर दिया था, दैट इज़ गिनिया वर्म डिजीज़। गिनिया वर्म डिजीज़ ये हमने इरेडिकेट कर दिया था। सो ये जो 3 डिजीज़ है ये याद रखने हमें, ये इरेडिकेटेड है इंडिया से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब इसमें क्या दिया हुआ है, विटामिन दिया हुआ है और उसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस दिए हुए हैं। तो कौन कौन से विटामिन है, मैंने पहले भी बताया कि विटामिन एंड देयर डेफिशिएंसी डिजीजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ जो स्पेशली विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये जो है ये कुछ विटामिन हमें याद रखनी ज़रूरी है, और उसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस भी। अब यहाँ पर देखो, विटामिन सी के मैचिंग में क्या है, स्कर्वी है। तो क्या विटामिन सी से स्कर्वी होता है, हाँ, विटामिन सी से स्कर्वी ही होता है। तो इसलिए ये जो है हमारा आंसर स्कर्वी तो सही मैच किया हुआ है। नेक्स्ट जो है विटामिन डी से रिकेट्स होता है, यस, ये याद होगा आपको, बोन डिजीज़ होते हैं। और विटामिन ई से यहाँ पे दिया हुआ नाइट ब्लाइंडनेस। क्या नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ई से होता है स्टूडेंट्स, नो, विटामिन ई से जो है नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता है, वो होता है विटामिन ए से। तो इसलिए यहाँ पे देखिए 1 और 2 सही है, 1 और 2 का ऑप्शन कौन सा है, ए है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए, ये हमें राइट आंसर मिल गया। अब उसके बाद अब क्वेश्चन ये है कि विटामिन ई से फिर कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है। इससे होती है क्रोन्स डिजीज़ एक, तो दूसरा जो डिजीज़ है वो है सिस्टिक फिब्रोसिस डिजीज़, इसी से होती है। और शॉर्ट बॉवल जो सिंड्रोम है, शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम, वो भी विटामिन ई से होता है, ठीक है। तो ये हमें 4 विटामिन के डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में ऐसे यहाँ से पता लग गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which of the following are examples of chemical change? केमिकल चेंज के एग्जाम्पल क्या क्या है, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ ऑप्शन में, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मेल्टिंग ऑफ आइस, सारिंग ऑफ मिल्क। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब देखो, इस आंसर को करने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी, थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। ये हम सब ने स्कूल में कभी ना कभी पढ़ा ही है,
कि फिज़िकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जो फिज़िकल चेंज है, फिज़िकल चेंज में किसी भी चीज़ का सिर्फ फॉर्म चेंज होता है बट उसकी केमिकल आइडेंटिटी सेम रहती है। पर केमिकल चेंज में वो केमिकल जो है दूसरा कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, ये दूसरा कोई केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट इज़ वाई दैट इज़ केमिकल चेंज, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। बट फिजिकल चेंज इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस, तो इसको रिवर्स किया जा सकता है। यहाँ पे पूछा है कि इन तीनों में से केमिकल चेंज कौन से है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जो होगा बनेगा, क्या वो केमिकल चेंज है? नहीं, वो एक फिजिकल चेंज है। आइस मेल्ट हो रहा है तो वापस वो आइस बन सकता है, इसलिए भी फिजिकल चेंज हो गया। मिल्क जो सार होता है, मिल्क सार होने का मतलब क्या हुआ? दूध जो फट जाता है, तो दूध जो फट जाता है उसमें क्या होता है? उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं दूध में, जिसको हम लैक्टोबैसिलस के नाम से जानते हैं, वो लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं लैक्टोज के बदले, और इसलिए जो दूध है वो सार हो जाता है। तो इससे आंसर हमारा क्या आया? बी। बी इज़ द राइट आंसर ओवर हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Just a second, let me clear this out first. Okay. So, the smallest organism capable of autonomous growth and reproduction is. देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें सारे ही स्मॉलेस्ट है, क्योंकि ये कोई भी नेकेड आइज से नहीं दिखता। पर इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? केपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। वैसे सबसे जो छोटा होता है वो होता है वायरस। वायरस ऑब्वियसली आजकल को ज़्यादा ही वायरस न्यूज़ में है, तो वायरस जो है वो सबसे छोटा है वैसे तो। बट यहाँ पे बोल रहा है ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की बात आ रही। जो वायरस ऑटोनोमस नहीं कर सकता है, इसको एक मशीनरी चाहिए होती है होस्ट की। बैक्टीरिया केपेबल और है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए, बट स्मॉलेस्ट में नहीं आएगा। स्मॉलेस्ट में आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.1 माइक्रोमीटर के रेंज में इसकी साइज़ होती है, और ये ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल होता है, एंड दैट इज़ वाई वी कंसिडर दिस स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म दैट इज़ केपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। बैक्टीरियोफाज जो होता है ये फिर से एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, और इसलिए इसका नाम होता है बैक्टीरियोफाज। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा, दैट इज सी। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट ह्यूमन ट्रांसप्लांट वॉज परफॉर्म्ड इन। जो पहला ह्यूमन ट्रांसप्लांट हार्ट का हुआ था तो वो कहाँ हुआ था, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो ह्यूमन का फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट जो हुआ था वो क्या अमेरिका में हुआ था? क्वेश्चन आंसर में क्या है? अमेरिका है? नहीं। इंग्लैंड में हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था, या फ्रांस में हुआ था? आंसर है इसका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में देयर वाज अ कार्डियोलॉजिस्ट नेम क्रिस्टियन बर्नार्ड। उन्होंने फर्स्ट ह्यूमन ट्रांसप्लांट किया था, एंड सो आवर आंसर विल बी सी, साउथ अफ्रीका। मैंने नाम भी बता दिया अगर कभी एग्जाम में नाम पूछ ले तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू किडनीज पर मिनट इज। जो हमारा किडनी है जो प्योरीफायर का काम करता है अपनी बॉडी में, तो उसमें से एवरेज कितना ब्लड फ्लो होता है, कितना ब्लड प्योरीफाई होता है? 1000 cc, 1200 cc, 200 cc, 1500 cc। ये जो है हमारा किडनी, सबको पता है कि एक किडनी जो है वो बीन शेप्ड ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में। दिस एक्ट एज ब्लड प्योरीफायर। जिनकी किडनी ख़राब हो जाती है वो लोग डायलिसिस में रहते हैं। डायलिसिस में भी प्योरीफाई जो आर्टिफिशियली जो है वो ब्लड प्योरीफाई किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा है जो एवरेज ब्लड फ्लो है वो कितना है, वो है 1200 cc। तो बी यहाँ से सही आंसर हो गया हमारा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ प्लांट बड इज। जो प्लांट का जो बड होता है वो क्या होता है? प्लांट बड जो है वो क्या है? एक एम्ब्रियोनिक शूट है, एक एम्ब्रियोनिक लीफ है,
एक एंडोस्पर्म है या एक सीड है? क्या है प्लांट बड? यहाँ से प्लांट बड जो है एक एम्ब्रियोनिक शूट है। क्यों एम्ब्रियोनिक शूट है? क्योंकि एक जो शूट है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है एक सीड में, और जो रूट है वो नीचे की तरफ बढ़ता है, ये हम सबको पता है। अब क्या है, जो बड होगा, जो कली बोलते हैं जिसको, तो वो यहीं से बढ़ेगा और फिर यहाँ पे ब्रांचेस में जाके जो भी है वो एक बड का रूप लेगा और देन इट विल ग्रो फ्रॉम हियर। सो दैट इज वाई एम्ब्रियोनिक शूट इज द राइट आंसर। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज इन सिगरेट लाइटर्स? अब ये कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं कि एलपीजी में कौन से गैसेज होते हैं, सिगरेट लाइटर्स में या क्रैकर्स में क्या मटेरियल यूज़ होता है, ये केमिस्ट्री की कुछ चीज़ें पूछ ली जाती है। तो ये क्या, सिगरेट लाइटर्स जो है उसमें कौन सा गैस यूज़ होगा? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडॉन। इसमें से जो यूज़ होता है लाइटर्स में वो है ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ब्यूटेन जो है वो इन्फ्लेमेबल होता है। ये एक नॉट इन्फ्लेमेबल, हाईली फ्लेमेबल गैस होता है और इसको ईजिली आप लिक्विड मोड में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको जो है वो लिक्विड मोड में ईजिली आप लिक्विड स्टेट में कन्वर्टेबल होता है और फ्लेमेबल होता है, तो इसलिए बहुत ही ईजिली ये जल जाता है, इसलिए लाइटर में ब्यूटेन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विजिबल रेंज ऑफ सोलार रेडिएशन इज? जो सोलार रेडिएशन आता है, सोलार रेडिएशन क्या हो गया, सन से जो रेज आ रही है हमारे पास वो हो गया सोलार रेडिएशन, राइट। तो सोलार रेडिएशन में जो 50 to 52% आपके जो रेज होते हैं ना वो आते हैं इंफ्रारेड, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो 40% के लगभग होते हैं, 30 to 40% है, वो है विजिबल, और उसके बाद में जो बचता है 10 से 20% वो होता है यूवी रेज। यहाँ पे पूछ रहा है कि विजिबल रेंज ये जो आ रही है इसकी क्या जो है वेवलेंथ है। इसकी वेवलेंथ जो होती है वो 400 to 700 नैनोमीटर होती है, और 700 अबव है वो यूवी में चला जाता है, और इसके 400 के नीचे जो होता है वो इंफ्रारेड में होता है। तो ये मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लांट विच ग्रो ऑन सैलाइन सॉइल्स आर? अब देखो हर तरीके के प्लांट होते हैं, कोई वाटर के एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, कोई डेजर्ट एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, कोई पहाड़ में ग्रो करते हैं, कोई जो पॉन्ड्स होते हैं छोटे छोटे वहाँ ग्रो करते हैं। तो जो अब यहाँ से पूछ रहे हैं जो सैलाइन वाले सॉइल में ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हेलोफाइट्स, ठीक है। हेलोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो सैलाइन सॉइल्स होता है वहाँ पे ग्रो करते हैं। सक्यूलेंट्स कौन से प्लांट होते हैं? फॉर द नॉलेज ओनली, आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू फॉर योर नॉलेज। सक्यूलेंट्स जो प्लांट होते हैं वो थोड़े लीफी होते हैं, थोड़े फ्लैशी होते हैं, उस टाइप के प्लांट को हम सक्यूलेंट प्लांट बोलते हैं। थोड़े फ्लफी होंगे, थोड़े फ्लैशी होंगे, दैट इज सक्यूलेंट्स। हाइड्रोफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं? हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट होते हैं वो वही एक्वेटिक में, हाइड्रो से क्या मतलब है, मतलब एक्वेटिक हो गया, तो ये एक्वेटिक एनवायरमेंट वाटर में ग्रो कर, मतलब एक्वेटिक मतलब वाटर में ग्रो करते हैं। ज़ेरोफाइट्स कौन से होते हैं? ज़ेरोफाइट्स को बहुत ही लिटिल वाटर की ज़रूरत होती है और इसलिए ये लिटिल वाटर यूज़ करते हैं, इसलिए ये ज़ेरोफाइट्स प्लांट हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरनमेंट इज अ कॉम्पोजिट स्टेट ऑफ? जो एनवायरनमेंट है वो किस किस चीज़ से बना हुआ है? अगर तुम इन जनरल हम देखें अगर, तो जो एनवायरनमेंट है वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट से बना है, ठीक है। बायोलॉजिकल है, फिजियोग्राफिक कंपोनेंट है, और एबायोटिक फैक्टर्स भी आते हैं, ठीक है। जो बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल में आ जाते हैं। तो ये तीन चीज़ से मिला के इन्वायरमेंट बना हुआ है।
ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज कंडक्टेड इन वेस्कुलर प्लांट्स। अब वेस्कुलर प्लांट्स कौन वाले होते हैं, जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर सिस्टम होता है एक पूरा, जिसमें एक वेस्कुलर सिस्टम पूरा होगा, दैट प्लांट्स आर वेस्कुलर प्लांट्स। तो वेस्कुलर प्लांट्स की जब बात होती है तो हम जाइलम फ्लोएम की बात करते हैं। अब यहाँ पे पूछा वाटर कौन सा कंडक्ट करता है, फ्लोएम है, पैरेन्काइमा, मेरिस्टेम्स या जाइलम। तो जो वाटर कंडक्ट करता है वो कौन सा करता है, जाइलम टिश्यू करता है, जाइलम टिश्यू वाटर कंडक्ट करता है। तो आंसर हो जाएगा डी। फ्लोएम क्या करता है, ये फूड पहुँचाता है टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, और जाइलम क्या करता है, वाटर पहुँचाता है टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ये सारे वेस्कुलर टिश्यूज के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द प्लांट रिसीव्स स्टिमुलस फॉर फ्लावरिंग। जब प्लांट को फ्लावर करना होता है, जब कली है या फिर कली अगर नहीं भी है, अगर फ्लावर बनाना है, तो कौन से पार्ट को स्टिमुलस मिलता है, स्टेम्स को, ब्रांचेस को, लीव्स को, रूट्स को। देखो लीव्स से तो डायरेक्ट बड बनेगा, फ्लावर बनेगा नहीं, रूट से भी नहीं बनेगा, ब्रांचेस में नहीं बनेगा, तो कहाँ बनेगा, स्टेम्स में बनता है, जो की टहनियाँ होती है उसमें ही ऑब्वियसली वहाँ से फ्लावर्स निकलते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्टेम्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स अक्सर हम सुनते हैं, मिनरल्स है, माइनिंग होती है, माइनिंग से बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती है, मिनरल्स से निकालते हैं। तो मिनरल्स होता क्या है, लिक्विड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं, गैसेस होते हैं, या ऑल ऑफ द अबव होते हैं। मिनरल्स जो है ये बेसिकली होते इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं, जो beneath द अर्थ पाए जाते हैं, अपने किसी भी फॉर्म में बरीड अंडर द अर्थ रहते हैं ये, और इन्हें फिर हम माइनिंग करके मिनरल्स निकालते हैं और फिर हमें रिफाइन करके हम इनको यूज़ करते हैं। तो आंसर इसमें हो गया ऑप्शन बी, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स से बना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल सिस्टम्स इज डिस्क्राइब्ड एज। जब कोई नेचुरल सिस्टम बनता है तो उसको क्या डिस्क्राइब किया जाता है, फंक्शन ऑफ द सिस्टम, इवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, सेल्फ सस्टेन्ड प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। अब कोई नेचुरली डेवलप हो रहा है तो क्या कर रहा है वो, उसका मतलब है कि वो सेल्फ सस्टेनिंग है, प्रोसेस है, कि खुद को वो प्रोटेक्ट भी कर पा रहा है, खुद को ग्रो भी कर पा रहा है एट द सेम टाइम। तो इसलिए एक सेल्फ सस्टेन्ड प्रोसेस हो गया, जिसको हम डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल सिस्टम बोलते हैं। तो आंसर क्या हो गया, सी, ऑप्शन सी आंसर है। जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स हमने पहले कुछ आगे भी क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए थे, तो कुछ हमने जेनेटिक्स के बारे में पहले भी डिस्कस किया था। जेनेटिक्स जो है वो किसके रिलेटेड होता है, जो हम जेनेटिक्स की बात करते हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, अगर ये पेरेंट्स है तो इनसे ऑफस्प्रिंग में कुछ आ रहा है, अगर पेरेंट है तो ऑफस्प्रिंग्स जो है उनमें इनके ट्रेड्स कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र होते हैं ये पेरेंट्स से। तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक हेरिडिटरी प्रोसेस है, हेरिडिटरी के बारे में पढ़ रहे हैं। पर जो बच्चे होते हैं ये अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर नहीं होते, बिकॉज बोथ ऑफ द पेरेंट का 50% जो है वो ट्रेड जाता है बच्चे पे, और प्लस जो भी होता है आगे इन केस ऑफ प्लांट और इन केस ऑफ एनिमल इवन ऑफस्प्रिंग्स पे। तो ये वेरिएशंस भी इसमें आते हैं, देयर आर नंबर ऑफ रीजंस फॉर दिस वेरिएशन। सो इसलिए जो हम बेसिकली जेनेटिक्स पढ़ते हैं वो डील करता है हेरिडिटरी और वेरिएशन दोनों से। डीएनए स्ट्रक्चर तो ऑफकोर्स डीएनए स्ट्रक्चर हमेशा क्रोमोसोम आएगा तो डीएनए स्ट्रक्चर आएगा, और मेंडल्स लॉ जेनेटिक्स में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे कोई भी ट्रेड ट्रांसफ़र होने के चांसेस किसके ज़्यादा होते हैं वो। और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जब पहले इवोल्यूशन हुआ उस समय का ये है, देखते हैं हम कि किस तरीके, ये तो फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो
जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है हेरिडिटरी एंड वेरिएशन, और ये सब टॉपिक इसके अंदर सब आ जाते हैं। तो ये है मेन। तो अब यहाँ से ये समझ में आ गया, इसका आंसर डी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। अभी हमने मेंडल लॉ के बारे ही एक क्वेश्चन देखा। तो मेंडल्स ने बहुत सारे लॉज दिए थे अपने, कैसे कोई भी ट्रेट इनहेरिट करता है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो मेंडल इनहेरिटेंस है ये किस पे बेस्ड है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन रिप्रोडक्शन पे बेस्ड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बेस्ड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बेस्ड है। अगर आपने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा होगा तो 3 टाइप के रिप्रोडक्शन हम देखते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो जो मेंडल्स का प्रिंसिपल है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेस्ड है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस होता है, इस जो इन्होंने दिया था, इसके अंदर 3 प्रिंसिपल आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये जो 3 प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर आते हैं, जो मेंडल्स ने दिया था बेस्ड ऑन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब उसने पी प्लांट पे अपने सारे टेस्ट किए थे, उनका जो वेरिएशन जो बेसिकली था वो पी प्लांट में लेते थे। तो ये सब उन्होंने उसके थ्रू ही रिजल्ट इन्फर किया था, एंड ही रोट दिस ऑन इन हिज बुक। The next question is embryo is found in। अब जो एम्ब्रियो है वो कहाँ मिलता है? ये तो सबको पता होगा कि एम्ब्रियो कहाँ मिलता है। एम्ब्रियो जो है जिससे प्लांट आगे चल के बनेगा वो कहाँ मिलता है? वो सीड के अंदर रहता है, एक छोटा सा बेबी प्लांट जिसको हम छोटे में हमें पढ़ाया जाता था। तो वो कहाँ रहता है? सीड्स के अंदर रहता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What soil particles are present in loamy soil? ऑल्सो सॉइल इतना साइंस से थोड़ा कम और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में ज़्यादा आता है, बट स्टिल आई टुक दिस क्वेश्चन सो दैट यू मे हैव अ बिट आइडिया ऑफ सॉइल इवन, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ अ एबायोटिक फैक्टर। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो सॉइल पार्टिकल है लोमी सॉइल, उसमें किस टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं? सैंडी पार्टिकल होता है लोमी में, क्ले होता है, सिल्ट होता है। किस टाइप का होता है? लोमी में तीनों टाइप के पार्टिकल होते हैं। लोमी में क्या होता है? जो सैंडी है, सैंडी पार्टिकल होता है 40%, क्ले पार्टिकल होता है 40% और सिल्ट पार्टिकल होता है 20%। तो इसलिए ये तीनों ही पार्टिकल लोमी में प्रेजेंट होते हैं और आंसर इसलिए लोमी है, सॉरी डी है, ऑल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट है अ सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन। एक टाइप का जो एटम है वो किस में मिलता है? क्या वो कंपाउंड ऑफ मिनरल्स में मिलता है, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स में, नेटिव एलिमेंट्स में, नन ऑफ द अबव में? कंपाउंड या मिक्सचर में सिंगल टाइप ऑफ एटम, ये तो कंपाउंड्स ऑफ मिनरल्स बोल रहा है, तो उसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम नहीं होगा, मिक्सचर तो ऑब्वियसली नहीं होगा। नेटिव एलिमेंट जो है, नेटिव एलिमेंट जो नेचर में नेचुरली पाया जाता है, उसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम्स होते हैं और इसलिए आंसर है सही सी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट इज मैक्सिमम इन। जो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल होते हैं, किसी का पोरोसिटी ज़्यादा होता है, किसी का पोरोसिटी कम होता है, किसी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, किसी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। तो जो कैपिलरी जो है वो मोस्ट इफेक्टिव किस में होती है? सिल्टी में होती है। तो आंसर है बी, सिल्टी सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। फोटोसिंथेसिस का क्या प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस जो है ये एक फूड मेकिंग प्रोसेस है, राइट। फोटोसिंथेसिस जो है इसके थ्रू प्लांट क्या करता है? अपना फूड बनाता है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन
फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सनलाइट चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है और क्लोरोफिल चाहिए होता है। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे जो पूछ रहा है क्वेश्चन, उसमें पूछ रहा है कि किस पार्ट में, सेल के किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है? न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में क्लोरोफिल नहीं होता तो यहाँ होगा नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, तो यहाँ नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट में, हाँ क्लोरोप्लास्ट में होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, और इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट में ही टेक प्लेस होता है, विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनता है या ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, और जिसका बाई प्रोडक्ट एटीपी भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये फोटोसिंथेसिस का थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे दिया है। बाकी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जब हम इसको लेक्चर में अपने कवर करेंगे। टेबल सॉल्ट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, इसमें ऑप्शन क्या क्या है? टेबल सॉल्ट जो है, सबसे पहला ऑप्शन इसका जो है वो है वीक एसिड एंड वीक बेस। दूसरा है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। जो NaCl है वो NaCl एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड से बनता है। ठीक है, तो इसलिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों अपने आप में, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये दोनों मिलके सॉल्ट जो बनाता है, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि एसिड और बेस जब मिलते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, राइट। तो जब NaOH मिलेगा HCl से, तो Na और Cl मिलके NaCl बना देता है, और H और OH मिलके H2O बना देता है, दैट इज़ वाटर। तो इसलिए जो टेबल सॉल्ट है वो किससे बना? एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का बाय प्रोडक्ट है NaCl। ठीक है, जिसको हम टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन ऑफ, अभी मैंने बात की थी वेरिएशन की, कि जो वेरिएशन है वो बहुत सारे तरीके से वेरिएशंस होते हैं। जब जेनेटिक वेरिएशन होता है, मैंने क्या बोला कि पेरेंट होंगे, पेरेंट से जो इनके ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, तो ऑफस्प्रिंग में इनके ट्रेट जाते हैं 50%, पर क्या पेरेंट के 50% भी बच्चे सेम दिखते हैं, या फिर उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ होती है जो पेरेंट्स में होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसी प्रोसेस को हम जेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते जाते देयर इज़ सम काइंड ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन क्यों होता है? क्योंकि जो जीन्स है वो आपस में या तो ब्लेंड कर जाते हैं, देयर इज़ अ ब्लेंडिंग ऑफ जीन, या कोई क्रोमोज़ोम में ही ऐसा कुछ चेंज हो गया, डिलीशन, ये कुछ पार्ट टूट गया, तो यहाँ के तो जीन चले गए, या इंसर्शन, यहाँ का कुछ टूट के इसमें क्रॉसिंग ओवर कर लिया और इसका इसमें चला गया, या फिर कुछ इस तरीके से जीन्स का इंसर्शन डिलीशन या एडिशनल कुछ ऐड हो गया इसमें। ये बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अगर आप डीप में जब जेनेटिक्स पढ़ते हो तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो ये क्रोमोसोमल चेंजेस में ये सारे चेंजेस हो गए, जेनेटिक वेरिएशन हो, ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स हो गए कि जीन एक दूसरे में मिल गए, ये शफलिंग हो गई कि ये जीन उधर चला गया, वो जीन उधर चला गया, ये एक मान लो क्रोमोसोम है, यहाँ अलग अलग जीन है, तो कभी कभी क्या होता है ये जीन कट के इधर चला जाता है, उसका एक प्रोसेस है प्रॉपर साइंस जेनेटिक्स में, और ये इधर शिफ्ट हो गया, तो ये एक शफलिंग हो गई। तो ये सारे प्रोसेस से क्या होता है, अल्टीमेटली देयर इज़ वेरिएशन, कि जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर वो चेंजेस जो है वो बाद में रिफ्लेक्ट करेंगे एज अ न्यू फेनोटाइप जो बाहर से अपीयरेंस होता है। वो मान लो कि
पेरेंट था, पेरेंट के ब्लैक कलर की आई थी, पापा की भी और मम्मी की भी। तो जो ऑफस्प्रिंग हुआ उसकी आयु हो गई ब्लू कलर की। तो इसका ये मतलब नहीं है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस कैन बी पॉसिबल। एंड वाई दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ बिकॉज ये जो सारे हैं यहाँ पे अदर देन हमारे नॉर्मल इनहेरिटेंस वाले प्रोसीजर, उसके अलावा भी ये जो सारे प्रोसीजर है इस वजह से ये होता है। तो इसलिए ये तीनों तरीके यूज़ होते हैं जेनेटिक वेरिएशन कॉज करने के लिए, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया है, बट यू शुड नो समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट योर हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एवरेज सेलिनिटी ऑफ वाटर ऑफ अरेबियन सी कितना है अरेबियन सी का। क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो अरेबियन सी है उसमें एवरेज सैलिनिटी क्या है। एक बार हम पहले सैलिनिटी की डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि अरेबियन सी का क्या है। ठीक है, सैलिनिटी जो है किसी भी वाटर, इसमें डिफाइन हम क्या करते हैं कि किसी भी वाटर में कितना सॉल्ट है वो उसका सैलिनिटी डिफाइन करता है। प्रॉपर टर्म्स में बोलेंगे कि 1 लीटर ऑफ वाटर में कितना ग्राम ऑफ सॉल्ट है वो उसका सैलिनिटी को डिफाइन करता है। इन 1 लीटर ऑफ वाटर नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट। सो और इसको हम पीपीटी से दिखाते हैं। ठीक है, तो जो अरेबियन सी का है 25 है, 25 55 पीपीटी, 45 पीपीटी, 35 पीपीटी, 25 पीपीटी। तो जो अरेबियन सी है उसमें 45 पीपीटी है सॉल्ट। ठीक है, सी में ऐसे भी सी वाटर इज सॉल्टी, सो इसलिए इसका आंसर है सी। तो ये क्वेश्चन सारे हमने आज क्लियर कर लिए। अब नेक्स्ट जो है वो हम लेक्चर्स शुरू करेंगे। वी विल बी स्टार्टिंग विथ बायोलॉजी एंड मूविंग, देन वी विल बी slowly moving towards chemistry and then we will be moving towards physics। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अगर कोई डाउट हो, कोई एक्सप्लेनेशन हो चाहिए हो तो वो कमेंट में आप पूछे, और टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को। सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर यू विल बी सीइंग अ प्रॉपर लेक्चर ऑन चैप्टर्स ऑफ साइंस फॉर यूपीएससी एज वेल एज बीपीएससी। थैंक यू सो मच।